हेलो दोस्तों, फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी के निम्न क्वेश्चन बैंक में दिए हुए मॉड्यूल 5 यानी कि ड्रिलिंग के सवालों को हम कर रहे हैं। अब तक हम 50 सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम अगले 10 सवालों को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक? डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है? सेंटर स्क्रू का लाभ ये है, जो अंदर हमने डाई लगाई है उसको वो अंदर की तरफ दबा देता है। इससे क्या होता है कि हमारी चूड़ियों की कितनी गहराई हमें चाहिए, हमें वो प्राप्त हो जाती है। हम चूड़ियों की डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं उसको, डेप्थ ऑफ थ्रेड, या उसको डेप्थ ऑफ कट भी कहेंगे। ऑप्शन बी सही है, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। जब हम डाई स्टॉक से एक्सटर्नल चूड़ियाँ काट रहे होते हैं, पाइप के ऊपर काटते हैं हम आमतौर पर, तो उन चूड़ियों की डेप्थ, गहराई कितनी रखनी है वो इस सेंटर स्क्रू से एडजस्ट की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। जितना ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट होगा उतनी ही गहरी आपकी चूड़ियाँ बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू मार्क्ड एज एक्स? ये जो एक आपको चूड़ी दिखाई गई है, इसमें इस एंगल को पूछ रहे हैं, ये थ्रेड एंगल है, वही जो 29 डिग्रीज होता है एक्मे थ्रेड का, 55 डिग्री होता है ब्रिटिश थ्रेड का, 60 डिग्री होता है मेट्रिक थ्रेड का। तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? थ्रेड एंगल कहते हैं। रूट इसको नहीं कहते। रूट होती है दो थ्रेड जहाँ के सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसको हम रूट कहते हैं। ये जैसे आपको सारे नीचे वाले पॉइंट मिल रहे हैं, इसको रूट कहते हैं। हमसे तो ये एंगल पूछा जा रहा है। पिच भी ये नहीं होती। पिच दो बराबर चूड़ियों के बीच की सीधी दूरी होती है एक्सिस की डायरेक्शन में नापते हुए। थर्ड ऑप्शन है क्रस्ट। क्रस्ट भी ये नहीं होता। क्रस्ट ऊपर वाले पॉइंट्स को कहते हैं। आखिरी ऑप्शन थ्रेड एंगल सही है, क्योंकि जो चित्र में आपको एक्स से चिन्हित करके दर्शाया गया है वो थ्रेड एंगल है। क्वेश्चन नंबर 53, विच टर्म डिस्क्राइब्स द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न? कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय संचलन वर्णन करता है? ये कह रहे हैं स्क्रू को अगर एक पूरा चक्कर घुमा दिया जाए और वो जितना आगे बढ़ता है नट में, उसको क्या कहते हैं? उसको लीड कहते हैं। एक और सवाल आता है लीड का, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी साथ के साथ आपको रिवाइज करवा दूँ। सिंगल स्टार्ट स्क्रू में लीड और पिच बराबर होती हैं, डबल स्टार्ट स्क्रू में लीड पिच का दुगना होती है। ऐसे ही 3 स्टार्ट स्क्रू में लीड पिच के 3 गुना होती है। तो एक्सियल मूवमेंट पे स्क्रू एक कंप्लीट चक्कर में कितना आगे बढ़ेगा उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, लीड। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज़ मेजर्ड? ड्रिल बिट का साइज़ कैसे नापा जाता है? बिटवीन फ्लूट्स, जो उनके 2 फ्लूट्स हैं उनके बीच की दूरी ड्रिल का साइज़ होता है, ड्रिल का डायमीटर होता है ना। पहला आंसर गलत है। बिटवीन लैंड्स, यस, बी आंसर सही है। देखिए, ये आपकी ड्रिल को नीचे से दिखाया गया है। जब ये घूम के कोई होल को बनाएगी तो इसका सबसे बड़ा साइज़ आपको डायमीटर पे ये दिख रहा है ना, तो होल भी तो इतना ही बड़ा बनेगा ना। तो इसी को तो हम ड्रिल का डायमीटर कहेंगे, इसी डायमीटर का तो होल बनाएगी वो। लैंड्स कहते हैं वो जो कटिंग एज होती है ना, तो वो उभरी हुई होती है थोड़ी सी। 2 अपोजिट डायरेक्शन के कटिंग एज के बीच की दूरी ही वो डायमीटर होगा जो ड्रिल का डायमीटर होगा, और उसी डायमीटर के बराबर वो छिद्र बनाएगी। ठीक है, तो आंसर बी सही हो जाता है। व्हाट इज़ द हेलिक्स एंगल फॉर जनरल पर्पस ड्रिल? सामान्य प्रयोजन ड्रिल के हेलिक्स कोण क्या होता है? हेलिक्स कोण मैंने आपको बताया था, ड्रिल में वही होता है जो रैक एंगल होता है। ऐसे ही याद दिलवा दिया यार। हमसे तो ये पूछ रहे हैं कि सामान्य जनरल पर्पस में हेलिक्स कोण क्या रखते हैं? 25 से 35 डिग्री के बीच में रखते हैं। पर इसका एक स्टैंडर्ड अगर आपको हमसे पूछ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा 27.5। ये 27.5 इसी रेंज में तो आ रहा है ना। मैंने पहले भी आपको किसी आंसर में बताया था एक्सप्लेन करते हुए कि फॉर जनरल पर्पस हेलिक्स एंगल हम ड्रिल में रखते हैं 25 से 35। तो ना तो 59 25 से 35 के बीच में आ रहा, ना 118 बीच में आ रहा, और ना 8 से 12 डिग्री आ रहा। 8 से 12 डिग्री तो होता है हमारा क्लियरेंस एंगल, 118 डिग्री होता है हमारा पॉइंट एंगल, और 59 जो है वो पॉइंट एंगल का आधा 59 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है वो है 27.5। ये हेलिक्स एंगल है, या रैक एंगल भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल? इस टूल का नाम क्या है? इसमें आप अगर इस टूल के नीचे वाली सतह को देखें जो वो आपको काउंटर बेवल्ड दिखाई दे रही है, तो ये काउंटर संक हेड बनाएगा, ये तो पक्का है। उसके और थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको एक पायलट जो इस टूल को होल के सेंटर में रखेगा, ताकि वो जो काउंटर संक हेड बन रहा है वो होल के चारों तरफ बराबर बने। तो ये होगा काउंटर सिंकिंग विद पायलट, काउंटर सिंक विद पायलट। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, विच पार्ट ऑफ अ रीमर इज डिजाइन फॉर द रिमूवल ऑफ चिप्स? चिप्स को हटाने के लिए रीमर का कौन सा भाग डिज़ाइन किया जाता है? रीमर को आमतौर पर हम फिनिशिंग टूल मानते हैं, है ना। वो कटिंग करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत कम कटिंग करता है, तो चिप्स तो निकलेंगी ना। फिर उस चिप्स को कैसे हटाया जाए? तो रीमर में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो चिप्स को हटाने के लिए डिज़ाइन की जाती है? रीमर हो या ड्रिल हो, दोनों में ही फ्लूट्स वो जगह होती है जहाँ से चिप्स जाती हैं बाहर। रीमिंग करेंगे या ड्रिलिंग करेंगे
तो कुछ चिप्स यानी कि मेटल जो कटेगा वो उत्पन्न होगा, तो वो बाहर कैसे निकलेगा? वो फ्लूइड के अंदर से होकर बाहर निकलता है, चाहे रीमर हो या ड्रिल हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हालांकि फ्लूइड के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो मटेरियल कम लगता है, तो टूल हमारा भारी भी कम हो जाता है और महंगा भी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर फ्लूइड नहीं बनाओगे तो आपको कटिंग एज मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपको रैक एंगल नहीं मिलेगा ना। ड्रिल में और रीमर में फ्लूइड कई सारे पर्पज़ सॉल्व कर देता है, उसमें से एक पर्पज़ ये भी है कि वहाँ से चिप्स का रिमूवल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एस ट्विस्ट ड्रिल? टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर सी है। आपको के सामने एक चार्ट दिखाई दे रही होगी, ये 3 प्रकार के ड्रिल हैं। आमतौर पर जो आपको मार्केट में मिलेगी उस पर लिखा होगा, उसके ऊपर जब स्पेसिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो डायमीटर लिखा होगा और साथ में लिखा होगा HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील, उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा होगा। उसके आगे N भी लिखा होगा या H लिखा होगा या S लिखा होगा। माइल्ड स्टील के लिए हम N टाइप ड्रिल का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कुछ हार्ड मटेरियल को ड्रिल करना है तो उसके लिए आपको H टाइप ड्रिल को खरीदना चाहिए। और अगर आपको टफ़ लेकिन सॉफ्ट, ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जो टफ़ भी है और सॉफ्ट भी है? जैसे कॉपर, वो टफ़ भी है, तार होते हैं ना उसमें टफनेस होती है, वरना आपको वो स्टैंडर्ड तार बनेंगे कैसे? वो जो एक केबल बनती है घूमी हुई, तो टफनेस तो कॉपर में होती है। टफ़ भी हैं लेकिन सॉफ्ट हैं, उनके लिए हम एस टाइप ड्रिल, अगर कॉपर की प्लेट में किसी को आपको ड्रिल करना है तो आप एस ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है हार्ड मटेरियल, उसके लिए एच टाइप ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करेंगे। हाई कार्बन स्टील भी हार्ड मटेरियल ही होता है, हम सब जानते हैं ना, हाई कार्बन स्टील हार्ड मटेरियल होता है, उसके लिए एच टाइप ही ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करेंगे। और आखिरी ऑप्शन जो है नॉर्मल लो कार्बन स्टील, जिसको माइल्ड स्टील भी कहते हैं, उसके लिए हम एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो एक ही आंसर हमारा सही बचा, वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रफ होल्स इन ड्रिलिंग? ड्रिलिंग में रफ छिद्र हो गए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? अनइक्वल पॉइंट थिनिंग, पॉइंट होता है ड्रिल का सबसे नीचे वाला हिस्सा, उससे होल की सरफेस का कोई मतलब नहीं होता। तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉइंट तो नीचे की तरफ होगा, होल की सतह से पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता। वो अनइवन थिनिंग हो रहा है या इवन थिनिंग हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ए ऑप्शन तो गलत है। ड्रिल पॉइंट नॉट इन सेंटर, अगर ड्रिल का पॉइंट सेंटर में नहीं होगा, आउट होगा, जैसे अभी सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो साइज़ बड़ा बन जाएगा आपके होल का। क्लियरेंस एंगल इज़ इनकरेक्ट, अगर क्लियरेंस एंगल 8 और 12 डिग्री के बीच में नहीं है, 8 डिग्री से कम है, हीटअप होने लगेगी, आपकी ड्रिल गर्म होकर चलेगी। अगर ज़्यादा है तो उसकी जो पॉइंट, कटिंग पॉइंट है या कटिंग एज का जो आखिरी किनारा है, वो बार बार घिसने लगेगा, टूटने लगेगा, जल्दी जल्दी टूटने लगेगा। पर इससे भी आपके ड्रिल की सतह पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, मतलब वो रफ नहीं बनेगी। ड्रिल कटिंग एज इज़ नॉट शार्प, जो ड्रिल की पूरी जो फ्लूइड के ऊपर लैंड वाली कटिंग एज है, जो काटेगी मटेरियल को, वो शार्प नहीं है। ऐसा तब होता है जब हमने कोई बहुत हार्ड मटेरियल को ड्रिल कर दिया हो, उसके बाद किसी सॉफ्ट मटेरियल पे आप उसको ड्रिल करेंगे तो तब तक हार्ड मटेरियल में ड्रिल करते हुए उसकी कटिंग एज जो है वो कुंद हो गई। तब माइल्ड स्टील में उसके बाद आप ड्रिल करोगे तो उसकी सतह जो है वो रफ़ आएगी, मतलब बिल्कुल स्मूथ सतह आपको जैसी आमतौर पर मिलनी चाहिए, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिल से बहुत स्मूथ सतह मिलती है, अगर मिलती तो फिर हम रीमिंग क्यों करते, हॉर्निंग क्यों करते, लैपिंग क्यों करते? फिनिशिंग ऑपरेशन तब किए जाते हैं जब हमें हाई टॉलरेंसेस चाहिए होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ड्रिल कटिंग एजेस आर नॉट शार्प, उसकी वजह से आपकी जो होल आपने बनाया है उसकी सतह में रफनेस आ रही है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग डाया 19 mm रीमिंग होल एज पर टेबल, अंडर साइज 0.2 एंड ओवर साइज 0.05 mm। हमें 19 mm का रीम्ड होल चाहिए, यानी कि फिनिश होल, उसका साइज़ होना चाहिए डायमीटर का 19 mm, ठीक। अंडर साइज़ आपको दे रखा है 0.2 और ओवर साइज़ आपको दे रखा है 0.05। तो हमें ड्रिल का साइज़ पूछ रहे हैं कि रीमिंग करने से पहले ड्रिल साइज़ कितना बड़ा हम होल बनाएं। अगर हमें 19 डाई का रीमिंग के बाद हमें फिनिश्ड साइज़ चाहिए, और अंडर साइज़ जो है वो 0.2 mm दे रखा है, ओवर साइज़ 0.05 दे रखा है। अंडर साइज़ ओवर साइज़ के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल आप इसको समझ लीजिए। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ड्रिल साइज़ बराबर होता है फिनिश्ड साइज़, या उसको रीम्ड साइज़ कह लीजिए आप। ड्रिल साइज़ इज इक्वल टू फिनिश्ड साइज़ माइनस ब्रैकेट के अंदर ओवर साइज़ और अंडर साइज़ को जोड़ दीजिए। इसमें प्रश्न में दी हुई वैल्यूज़ को पुट करने के बाद तो 18.75 ऑप्शन ए सही है। परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, तैयारी करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड